today we are going to study Psychology, Cicciarelli, Chapter 1. So it is a book by Sandra K. Cicciarelli and J. Nolan White. So हम इसका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं. मैं आपको बहुत ही ब्रीफ एंड क्रिस्प में हर चीज़ बताने वाली हूँ एंड हर एक पॉइंट इसमें मैं कवर करूँगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज साइकोलॉजी. आखिर साइकोलॉजी है क्या? तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी है ऑफ मेंटल प्रोसेस की साइंटिफिक स्टडी है एंड बिहेवियर्स. मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, मैंने इसमें लिखा तो नहीं है, बट जो साइकोलॉजी वर्ड है ना, इट इटसेल्फ इज मेड बाय साइक प्लस लॉगिया. तो साइक का मीनिंग होता है सोल एंड लोगिया का मीनिंग होता है हमारा स्टडी ऑफ समथिंग. तो व्हेन वी कंबाइन दीज टू वर्ड इट केम अप टू बी साइकोलॉजी. सो हम वी डज एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड वी डिराइव रिजल्ट्स फ्रॉम दैट, हम उससे रिजल्ट डिराइव करते हैं. तो अब ठीक है दीदी, साइकोलॉजी तो मैंने देख लिया, बट उसके साइकोलॉजी के गोल्स क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी. सो सी, डिस्क्राइब बिहेवियर मेंटल प्रोसेस. जो हमारी बिहेवियर है, मेंटल प्रोसेस है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर अकर क्यों होते हैं. फ्यूचर बिहेवियर, जैसे किसी ने ऐसा कहा तो यू कैन प्रिडिक्ट कि यार अगर सेम कंडीशंस होती हैं तो शायद फिर से वो इंसान वही करेगा. तो प्रिडिक्ट फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए. कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को कंट्रोल करने या इन्फ्लुएंस करने के लिए. जैसे अगर मैं कहूँ, एक छोटा बच्चा है, मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें पढ़ाई करना है, ठीक है, तो उसने पढ़ाई नहीं करी, बट व्हेन आई गिव हिम अ चॉकलेट, मैंने उससे कहा मैं, तुम अगर पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें लास्ट में एक चॉकलेट दूंगी, तो वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देगा. इससे मुझे पता चल रहा है कि ये चीज़, गिविंग अ चॉकलेट टू दैट पर्सन, दैट चिल्ड्रन, उसकी इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके गुड बिहेवियर को टू स्टडी. सो ये है कंट्रोल और इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन बेनिफिशियल वेज. अब देखते हैं हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की. तो साइकोलॉजी है ना, वो हमारी फिलोसफी से निकल के आया है. कुछ फिलोसफर थे लाइक प्लाटो, एरिस्टोटल, डेस्क्रेट्स, ये डिबेट कर रहे थे नेचर ऑफ द माइंड पे, कॉन्शियसनेस पे एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड सोल. तो वहां से उन्होंने डिराइव किया वर्ड साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये लोग बात कर रहे थे एंड इन्होंने डिराइव किया हमारा साइकोलॉजी को. अब देखते हैं हम डुअलिज्म. तो डुअलिज्म का मतलब क्या है. तो डेस्क्रेट्स जो थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया आइडिया दैट माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट. माइंड और बॉडी जो है वो सेपरेट है, बट वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं. तो वो कहाँ इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दे इंटरेक्ट इन पीनियल ग्लैंड. इसको आप नोट कर लो अपने नोट्स में कि दे इंटरेक्ट इन पीनियल ग्लैंड. एंड जो ये डुअलिज्म है, ये हमारे डेस्क्रेट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो विलियम वनडेट है, इन 1879 इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब खोला था इन जर्मनी, मार्किंग साइकोलॉजी एज अ साइंस. तो हम धीरे धीरे करके ये अर्ली स्कूल ऑफ थॉट समझते हैं कि पहले कौन से स्कूल ऑफ थॉट आए. देखो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सारे के सारे, बट इनको हम बाद में डीप स्टडी भी करेंगे. तो पहले एक ब्रीफ आइडिया लेने के लिए मैंने वन लाइन में एक्सप्लेन किया हुआ, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि अच्छा ऐसा है. तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरलिज्म. तो स्ट्रक्चरलिज्म में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस. जो मेंटल प्रोसेस है उनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू बेसिक कंपोनेंट्स यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन. सॉरी, आई एम रियली सॉरी. हाँ, तो बेसिक कंपोनेंट्स यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन. जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन है, हम उसको यूज करके जो मेंटल प्रोसेस है उनको ब्रेक करते हैं. जैसे इफ आई एम थिंकिंग आई एम फीलिंग सैड, तो मैं उस चीज को सैड क्यों फील कर रही हूँ, उस चीज को बहुत तोड़ तोड़ के कि यार ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, दिस हैपेंड दिस हैपेंड दिस हैपेंड. तो हम जो मेंटल प्रोसेस है उनको थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं. फंक्शनलिज्म क्या होता है. तो फंक्शनलिज्म में हम एम्फसाइज द पर्पस ऑफ मेंटल प्रोसेस. अब मैं पर्पस देख रही हूँ, व्हाई दिस हैपेंड. जैसे कोई भी चीज है, कैसे हमारा जो बिहेवियर है वो हमें अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने में मदद करता है. जैसे एक बेसिक चीज होती है, व्हेन यू गो आउटसाइड तुम बेटर बिहेव कर रहे हो, तो बिकॉज यू नो पीपल आर सीइंग. सो दिस इज हाउ योर बिहेवियर हेल्प्स यू टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट. किसी भी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए आपका बिहेवियर जो है वो कैसे आपको मदद करता है. अब है हमारा गेस्टल्ट साइकोलॉजी.
तो इसमें हमें स्ट्रेस किया जाता है कि माइंड शुड बी स्टडीज एज होल। माइंड को जो है वो एज अ होल स्टडी करा जाता है, नॉट एज सेपरेट पार्ट्स। सेपरेट पार्ट्स में स्टडी नहीं करना चाहिए, आपको उसे एज अ होल देखना चाहिए। साइको एनालिसिस हमारे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये सब नहीं, आप देखो अनकॉन्शियस माइंड को, आप देखो अनकॉन्शियस डिजायर्स को जो इंसान के अंदर हैं, लाइक अनकॉन्शियस डिजायर्स और अनहील्ड ट्रॉमास, ये सब इंसान के बिहेवियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। बिहेवियरिज्म स्टडीड ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, हाउ दे आर लर्न टू विद द एंड। तो इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ वो बिहेवियर्स देखूंगा जो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड नाउ मॉडर्न पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी। तो मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है? तो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन अनकॉन्शियस मोटिव्स, जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स हैं एंड अर्ली एक्सपीरियंसेस उनको। जैसे इफ यू वर इन अ चाइल्डहुड, आप छोटे थे बचपन में, तो आपके साथ कुछ हुआ, something happened with you, this is called your unconscious motives, your early experiences that actually defines your life. Behavioral perspective examine learned behavior and their reinforcement। जो आपने बिहेवियर लर्न किए और उनको आप रीइंफोर्स कैसे कर रहे हो, तो वो आता है हमारा बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है? फ्री विल, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो साइकोलॉजी से कैसे इम्पेक्ट हो रही है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। इवन आर आईक्यू लेवल, इमोशनल क्वोशंट लेवल कम्स इन अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव्स। बायोसाइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो बायोसाइकोलॉजिकल एज फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, ये लिंक करता है बायोलॉजी विद बिहेवियर को। एग्जाम्पल, ब्रेन स्ट्रक्चर को समझते से ब्रेन स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसे ही आप बिहेव करोगे। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, आप जैसी सोसाइटी में होगे आप वैसा बिहेव करोगे। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एग्जामाइंस बिहेवियर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑप्शन, जैसा आप एवोल्यूशन हुआ है उस हिसाब से आप बिहेव करोगे। तो दीज आर द पर्सपेक्टिव, इनको आप वन लाइन में भी याद करो तो इट्स बेटर। एंड नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चरलिज्म को। बहुत डीपली मैंने लिख रखा है इसको, आप इवन यू कैन मेक योर नोट्स विद दैट, स्मॉल नोट्स इन वॉट एवर वे यू लाइक यू कैन मेक। सो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, ये हमारा अर्लीस्ट स्कूल ऑफ थॉट है in psychology, and it was introduced by William Wundert and further developed by, so विलियम वनडेट जो थे उनके स्टूडेंट थे एडवर्ड टिचनर, ठीक है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका फोकस क्या था दीदी, ये इसका फोकस क्या था, क्यों हमने स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ा? तो इसका फोकस था ब्रेकिंग इट डाउन इनटू मोस्ट इमोशंस थॉट्स, जो छोटी छोटी चीजें हम उनको ऑब्जर्व करेंगे बाय इंट्रोस्पेक्शन, हम खुद को देखेंगे। जैसे इफ आई एम फीलिंग सैड, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, तो मैं उस चीज को ब्रेक डाउन करूंगी कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। मेथड्स यूज इंट्रोस्पेक्शन, इसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो होती है इंट्रोस्पेक्शन की मेथड। लाइक मैं खुद को देखूंगी कि यार मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। वे इंडिविजुअल रिपोर्टेड देयर कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइबिंग सेंसेशन बाय लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो हमारी सेंसेशंस हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके बाद, यू आर फीलिंग अ पर्टिकुलर फियर, आपको पर्टिकुलर इवन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस ये क्यों आ रही है, एनीथिंग। इट्स ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, अपने ही बिहेवियर, अपने ही मेंटल प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करके समझना कि व्हाई आई एम फीलिंग इन अ सर्टेन वे। गोल टू एनालाइज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब किस तरीके से जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बन रही है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। जैसे आप सैड फील कर रहे हो, तो चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो आप क्यों हैप्पी फील कर रहे हो? पहला आपको कुछ, आपके साथ कुछ अच्छा हुआ होगा, फिर वो अच्छा हुआ होगा उसमें भी कुछ चीजें अच्छी हुई होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट ब्लॉक्स, ब्लॉकेजेस। तो उन छोटी छोटी चीजों से आप अच्छा फील कर रहे हो। यू सेड दैट आज मेरा दिन अच्छा था, तो कुछ छोटी छोटी चीजें अच्छी हुई, छोटे छोटे स्टिमुलाइज मिले आपको, जिस वजह से आपको लगा नहीं यार आज का दिन जो था मेरा वो बहुत अच्छा था। Understand how they combine to form complex experiences. Now we are studying functionalism. Functionalism emerges as reaction to structuralism. This is an important thing to note down. तो जो functionalism था वो हमारा emerge हुआ as a reaction to structuralism, focusing on the purpose of mental processes rather than their structure. इन्होंने कहा नहीं यार, हम इसका structure नहीं देखेंगे, हम उसका purpose देखेंगे।
जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी उसने इसको हैवीली इन्फ्लुएंस किया, एंड इट वाज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लाइक विलियम जेम्स। जो साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, उन्होंने, इनके आपको नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, जैसे स्ट्रक्चरिज्म था तो वो विलियम वनडेट उनके, और उसको फर्दर डेवलप किया एडवर्ड टिचनर ने। नाउ फंक्शनलिज्म was developed by William James and it was highly influenced by Charles Darwin theory of evolution. सो फोकस क्या था फंक्शनलिज्म का? तो फंक्शनलिज्म एम्फसाइज द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ द माइंड, हाउ मेंटल प्रोसेसेस हेल्प इंडिविजुअल टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। किस तरीके से जो हमारी मेंटल प्रोसेस है वो हमें हेल्प करती हैं हमारे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे हमने पढ़ी मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस एंड प्रैक्टिकल रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। जैसे कोई आपके सामने मैथ्स की प्रॉब्लम आई, ठीक है, अब आपकी क्लास में सब जन उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी मेंटल प्रोसेस आपको कैसे हेल्प करेगी आपके इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए? यू विल ऑल्सो स्टार्ट टू सॉल्व इट। आप भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो इसकी मेथोलॉजी क्या है? फंक्शन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, स्टडीइंग द आउटकम्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यहाँ आप सिर्फ अपने उस चीज को नहीं देख रहे हो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, यू आर ऑब्जर्विंग वेदर इट इज करेक्ट एंड स्टडीइंग द आउटकम्स, उसके आउटकम्स को भी स्टडी कर रहे हो, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग। जैसे आपका, if you solve it well, आपने अच्छे से solve कर लिया, your answer was correct, then you will realize that people around you will appreciate you, but if you don't then वो आपको help कर सकते। तो it's all about कि यार किस तरीके से आपका जो behavior है, आपका mental process है, वो आपके environment को impact कर रहा है। अब इसका गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड वाई वी थिंक एंड बिहेव इन सर्टेन वे, हम किस तरीके से बिहेव क्यों करते हैं। माइंड्स रोल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल फंक्शन इन द रियल वर्ल्ड। फंक्शनलिज्म ने ना एजुकेशनल साइकोलॉजी, मैंने जो एग्जांपल दिया उसको इम्पैक्ट किया, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को इम्पैक्ट किया, एंड अप्लाइड साइकोलॉजी को भी इम्पैक्ट किया। नाउ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो गेस्टाइल साइकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? स्ट्रेस द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। जो होल है ना बच्चे, वो बड़ा है सम ऑफ इट्स पार्ट से। इट एक्सप्लोर हाउ नेचुरली ऑर्गेनाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन टू मीनिंगफुल पैटर्न। जैसे ये देखो, जैसे मैंने ये डॉट्स दे रखी हैं, इसको आप एज अ डॉट्स नहीं परसीव करोगे डॉट्स हैं, यू विल सी कि यार ये ट्राइंगल है, तो यू सी इट एज अ होल, नॉट एज अ सम ऑफ इट्स पार्ट्स की सर्कल्स का सम है। नो, यू आर नॉट काउंटिंग दैम, यू आर जस्ट सीइंग दैट एज अ ट्राइंगल। ओके, तो प्रिंसिपल जो होता है गेस्टल साइकोलॉजी का, वो प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी, विच डिस्क्राइब हाउ वी ग्रुप एंड परसीव ऑब्जेक्ट। हम चीजों को एज अ ग्रुप देखते हैं, नॉट एज अ सिंगल इंडिविजुअल। दिस इज आवर साइकोलॉजी। तो वी सी अ सीरीज ऑफ डॉट्स अरेंज इन अ सर्कल एज अ सिंगल शेप। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है, वैसे ही सर्कल में अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया गया है विद डॉट्स, तो आप उसको एज अ सर्कल परसीव करोगे, ना कि एज अ like individual dots. Okay, now study perception, problem solving and thinking through observation and controlled experiment, focused on how the brain organizes information, particularly in visual processing। कैसे हमारा जो ब्रेन है वो चीजों को प्रोसेस करता है, हमने ये सीखा है इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल, परसेप्शन ऑफ वाइल लुकिंग एट अ फोटो और फेस, वी परसीव इट एज अ सिंगल एंटिटी। जैसे हम कोई फोटो देख रहे हैं तो हम उसको एज अ सिंगल एंटिटी परसीव करेंगे, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि यार इसकी आईज, नोज है, ये माउथ है। वी सी इट एज अ पर्सन कि यार ये एक पर्सन है। ओके, तो इसका गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल नेचुरली ऑर्गेनाइज दियर परसेप्शन, एक्सप्लेन टू मेक सेंस ऑफ दी वर्ल्ड। लोग कैसे चीजों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कैसे वो उससे एज अ होल देखते हैं। तो इसके जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, जो की कंट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप कहीं लिख लो, अच्छे से याद कर लो, कि आपको अभी भी कोई रात में भी पूछ लेना कि हु इज द की कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस साइकोलॉजी, तो आपको याद रहने चाहिए। तो इसके की कंट्रीब्यूटर है मैक्स वर्डमैन। इन्होंने स्टडी apparent मोशन, द फाइव फिनोमेना शोइंग दैट अ परसेप्शन क्रिएट्स मूवमेंट इवन व्हेन देयर इज नन। इसका एक एग्जांपल है, जैसे आपकी जो दिवाली की लाइटिंग्स होती हैं जो ऐसे चमकती हैं, सो आपको ऐसा लगता है कि यार ये जो है ना सीरीज में जा रही है, बट ऐसा नहीं है। इट इज नॉट इन अ सीरीज, इट इज नॉट वर्किंग इन अ सीरीज, वो एक इंडिविजुअल है, बट यू परसीव इट इज मूविंग। ओके, तो वी सी थिंग्स एज अ मूविंग rather than like as a nut।
वॉल्गन क्लोडर ने चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजी, इंसाइड लर्निंग इन एनिमल्स सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजीज। कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजीज जो है वो है, ओके। मैं आपको ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन चिंपैंजीज है ये मेरे को, मैं आपको थोड़ी देर से ही बताती हूँ, ओके। तो नाउ इज आर साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस क्या है? साइकोएनालिसिस एम्फसाइजेस द अनकॉन्शियस माइंड। जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसको एम्फसाइज करते हैं। जैसे हमारे जो फ्रॉइड थे ना, उन्होंने बिलीव किया था कि हमारे कुछ डिप्रेस्ड थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, अनहील्ड ट्रॉमास हैं, जो हमारी बिहेवियर को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है टिप ऑफ एन आइसबर्ग, तो ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग इतना है कॉन्शियस, एंड जो हमारा मोस्टली पार्ट है दैट इज अनकॉन्शियस। जो हमारा मोस्टली पार्ट है वो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है। तो इट का मतलब होता है प्रिमिटिव डिजायर्स एंड ड्राइव्स, जो हमारा प्लेजर प्रिंसिपल है। ईगो का मतलब होता है रेशनल डिसीजन मेकिंग सेल्फ। हमारा जो इड है ना वो बहुत सारा पार्ट डिराइव कर रहा है। रीशनल रीशनल देखो कितना कम पार्ट डिराइव कर रहा है। और सुपर ईगो द मोरल एंड एथिकल कंसाइंस, ठीक है। तो ये टिप ऑफ एन आइसबर्ग, आप जो भी आंसर राइटिंग करें उसमें भी बना के आ सकते हैं, इट लुक्स गुड। एंड नाउ तो ये कैसे होता है? तो ट्रॉमेटिक और सोशली अनएक्सेप्टेबल मेमोरीज एंड डिजायर्स आर पुश्ड इनटू द अनकॉन्शियस। जो हमारी ऐसी मेमोरीज होती हैं, ऐसे डिजायर्स होते हैं जो हमारी अनएक्सेप्टेबल होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं, हमारे जो अनहील्ड ट्रॉमास हैं वो हमारे रहते रिप्रेस्ड हो जाते हैं, दे कम्स इनटू अनकॉन्शियस ब्रेन। तो इन्होंने मेथड्स करी। फ्री एसोसिएशन सबसे पहले है, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो रहा है कि उसके पास अनहील्ड ट्रॉमास हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर उसको ईटिंग दैम इनसाइड, सो ये इनकरेज करते हैं कि वो इंसान किसी से जाके बात करे। नाउ सेकंड इज ड्रीम एनालिसिस, interpreting dreams to assess repressed desires and conflicts। जो हमारे repressed desires and conflicts उनको समझने के लिए हम ड्रीम एनालिसिस करते हैं। अब केस स्टडी क्या है? डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल इश्यूज। डिटेल्ड हम बहुत ही अच्छे से उसको ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं टू एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल इश्यूज। साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे किसी को फियर ऑफ हाइट है, तो fear of height might unconsciously associate height with a childhood event of feeling unsafe or helpless। तो वो किसी ना किसी चीज से एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे बचपन में अगर किसी बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था तो वो उस चीज से डरेगा कि मुझे ऐसा क्यों किया गया था। तो किसी बच्चे को ना डर है, क्या बोलते हैं, हमारी अंधेरे से, तो उसका एक ऐसी मेमोरी हो सकती है कि उसे बचपन में किसी ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, दैट्स व्हाई ही शी स्टार्टेड टू फियर द डार्कनेस, ठीक है। तो इसके जो की कंट्रीब्यूटर्स थे वो हमारे थे सिगमंड फ्रॉइड, द फाउंडर ऑफ साइकोएनालिसिस। ये हमारे फाउंडर थे। हिज थ्योरीज अबाउट द साइक अनकॉन्शियस माइंड इन थेरेपेटिक मेथड ट्रांसपोर्ट साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट। इसमें ना ये जिस तरह का इन्होंने दिया है ये मोस्टली यूज होता है हमारे मेंटल हेल्थ को ट्रीट करने के लिए। कि मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स में यही आता है कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारे अनहील्ड डिजायर्स हैं, हमारे अनहील्ड ट्रॉमास हैं, तो उनको कैसे ठीक करना है। नाउ behaviorism is a school of thought in psychology that focuses on studying observable behavior rather than mental process। हमारा जो observable behavior, हम अपने behaviors को देखेंगे। and so it was primarily developed by John B. Watson एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय बीएफ स्किनर। तो इन दोनों ने ये दिया था। तो इसका फोकस क्या था? बिहेवियरिज्म फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। जो हमारा ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उसको एनालाइज करना, एंड द वे इट इज शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली थ्रू लर्निंग प्रोसेस। सो पहले बात करते हैं हम क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। किसी चीज से हम उसे एसोसिएट करते, लर्निंग थ्रू
association, where neutral stimulus becomes associated with a meaningful stimulus, इवेंचुअली ट्रिगरिंग अ सिमिलर रिस्पॉन्स. ठीक है, तो की एलिमेंट्स क्या है इसमें हमारे? अनकंडीशन स्टिमुलस, अ स्टिमुलस इट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स. जैसे किसी को फूड दे दिया तो इट एक्चुअली ऑटोमेटिकली नेचुरली रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा. एंड नाउ अनकंडीशन रिस्पॉन्स. So unconscious response होता है when salivation when food is presented, the automatic unlearned reaction. ये किसी ने learn नहीं किया है कि जब food हमें दिया जाएगा तो we will salivate. It is natural unlearned reaction. Condition stimulus, किस चीज को हमने कंडीशन किया गया है? तो associating the sound of a bell with paired with food. Okay, so ये किया गया है हमने. तो कंडीशन रिस्पॉन्स में हम द लर्नर रिस्पॉन्स टू द कंडीशन stimulus similar to the unconditional response situation when the bell ring even without food. तो जब आप ऐसा बार बार करने लगते हो ना, कि जब भी आप खाना ला रहे हो आप एक बैल रख रहे हो, बैल बजा रहे हो, तो डॉग्स फील लाइक फिर उस वो जब बैल बजेगी ना तब भी उसको सैलिवेट होगा, बिकॉज ही थिंक्स कि यार अब फूड भी आ रहा है. तो एग्जाम्पल पेवलोव्स डॉग. इन पेवलोव्स फेमस एक्सपेरिमेंट डॉग्स वर कंडीशन टू सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ बेल. जो डॉग्स थे उन्हें वो सेलिब्रेट कर रहे थे एट द साउंड ऑफ अ बेल इवन व्हेन देयर वाज नो फूड. ओके, after it was repeatedly paired with food. And bell जो हमारी वो neutral stimulus है, become a condition stimulus. ये जो हमारा bell है वो neutral stimulus है, become a condition stimulus that triggered salivation. Condition response a behavior already triggered by food. जब आप ऐसे बार बार combine करेंगे ना unconditioned stimulus को condition stimulus से, तो हमारा जो dog है, पेवलोव्स के डॉग्स है, वो सेलिब्रेट करने लगे थे इवन एट द साउंड ऑफ अ बेल. तो दिस इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग. हमने उसको कंडीशन इस तरीके से कर दिया. Now operant conditioning is a type of learning where behavior is controlled by consequences, either reinforcement or पनिशमेंट. किसी भी चीज को करना, जैसे किसी बच्चे को हमें, मैंने एक एग्जांपल दिया था, किसी बच्चे को हमें पढ़ाई करने के लिए करने है तो इसका तो हम उसको अगर चॉकलेट देंगे तो ही विल शी विल स्टडी. मतलब ये कॉन्सिक्वेंस है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? इफ ही शी विल डू हिज होमवर्क देन उन्हें चॉकलेट मिलेगा. तो ये उनके लिए पॉजिटिव मोटिवेशन है. तो ये एनीथिंग दैट इंक्रीजेस द लाइवलीहुड और बिहेवियर बीइंग रिपीटेड. ठीक है, रीइंफोर्समेंट. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? एडिंग अ प्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ बिहेवियर. गिविंग अ ट्रीट टू अ डॉग फॉर सिटिंग. किसी डॉग को सिटिंग के लिए, बैठने के लिए ट्रीट दे देना. नेगेटिव इन्फॉर्मेंस क्या होगा? रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ बिहेवियर. टर्निंग ऑफ अ लाउड नॉइज व्हेन अ रैट प्रेसेस अ लीवर. ठीक है, तो किसी भी चीज को रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज द लाइवलीहुड ऑफ अ बिहेवियर. तो दिस इज ऑल नोन एज कि यार नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ये हमारा है. तो पनिशमेंट, एनीथिंग दैट इंक्रीजेस डिक्रीजेस द लाइवलीहुड ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड. एनीथिंग जो बिहेवियर के रिपीट होने को कम कर दे. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट क्या होगा? कि स्कॉल्डिंग अ चाइल्ड फॉर मिसबिहेविंग. किसी चाइल्ड को मिसबिहेव करने के लिए उसको डांट देना. बट नेगेटिव क्या होगा? कि यार आपने उसका टॉय छुड़ा लिया कि नहीं बेटा तुमने ऐसा किया तो अब मैं तुम्हें ये चीज नहीं दूंगा, दूंगी. ओके, सो दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट. तो इस एग्जांपल है स्किनर बॉक्स. बिहेव स्किनर यूज्ड टू अ बॉक्स टू स्टडी हाउ रैट्स इन प्रिजन लर्न बिहेवियर through reinforcement. A rat would press a lever to receive food, which is an example of positive reinforcement. Similarly, pressing the lever stopped an electric shock. That would be an example of नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है कि हाउ रैट्स एंड पिजन लर्न बिहेवियर. रैट्स एंड पिजन्स ने बिहेवियर कैसे लर्न किया. तो रैट वुड प्रेस अ लीवर टू रिसीव फूड. जो रैट है वो लीवर को प्रेस करेगा फूड को रिसीव करने के लिए, जो कि एक एग्जांपल है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का. बट इफ प्रेसिंग द लिवर स्टॉप्ड एन इलेक्ट्रिक शॉक, उसने स्टॉप कर दिया इलेक्ट्रिक शॉक, दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट.
तो यहाँ पे हमने बिहेवियरिज्म के लिए देखा है ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। सब्जेक्ट लर्न बिहेवियर बाय एसोसिएटिंग इट विद कॉन्सिक्वेंसेस, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से हमने एसोसिएट कर दिया। क्लासिकल कंडीशन में सब्जेक्ट्स लर्न टू एसोसिएट टू अनरिलेटेड स्टिमुलाई विद ईच अदर, टू अनरिलेटेड स्टिमुलाई को हमने कंडीशन कर दिया। तो ये होता है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अब हम देखते हैं रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में कौन कौन से रिसर्च मेथड है। तो फॉर्मुलेटिंग अ क्वेश्चन, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन फॉर्म करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। देन हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अच्छा ऐसा इसलिए हो सकता है। तो फिर हम ये करते हैं कि जो हमने सोचा, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस मीन्स कि हमने जो सोचा है वैसा ही हुआ है क्या, या वो ही रीजन है क्या। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन्स बनाते हैं, आइडेंटिफाइंग अ फिनोमेना टू स्टडी, creating a testable prediction, conducting experiments or observations, analyze data, reporting results, share findings for replication. Now ethics in psychology. तो ethics क्या है, कौन कौन सी चीज, देखो कोई भी चीज होती है, एवरीथिंग हैव एथिक्स, कुछ एथिक्स होता है। जैसे इन्फॉर्म कंसर्न, आप किसी से रिसर्च पेपर में हेल्प ले रहे हैं, आप किसी से उनका कॉन्फिडेंशियल थिंग्स ले रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्म कंसेंट, आप ऐसे नहीं कि किसी के बिना पूछे उनका इंफॉर्मेशन ले लोगे। नो, यू विल बी इन्फॉर्म कंसेंट, उन्हें पता होना चाहिए व्हाट इज दिस स्टडी फॉर, ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उनसे कंसेंट लेने के बाद ही आप उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। राइट टू विदड्रॉ, पार्टिसिपेंट कैन लीव द स्टडी एट एनी टाइम विदाउट फेसिंग एनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। इफ अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट फील इनकंफर्टेबल, देन उनका राइट है टू विदड्रॉ, वो जा सकते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, अब किसी ने आपके साथ उनका डाटा शेयर किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पब्लिक कर देंगे, नहीं, आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। जस्ट यूज इट फॉर योर रिसर्च, दैट्स इट, वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। हार्म को मिनिमाइज करना है, जब हम रिसर्चर मस्ट टेक स्टेप्स टू इंश्योर दैट पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस नो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल हार्म ड्यूरिंग और आफ्टर द स्टडी। किसी भी स्टडी के दौरान या फिर फिजिकल या फिजियोलॉजिकल हार्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई स्टडी हो रही है किसी के ऊपर, तो उसको किसी भी तरीका का हार्म नहीं होना चाहिए। ensuring humane and justified use of animals. Animals used in research must be treated ethically. जो animals को हम use कर रहे हैं research में, उन्हें हमें ethically use करना है with their well-being concerned, उनकी well-being को ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आप किसी जानवर को उठा लें और उसको like proper अच्छे से take care नहीं करी। No, you have to be humane. You have to take care of them if you are using them for your research purposes. तो अब साइकोलॉजी से प्रोफेशन तो बहुत डाइवर्स है हमारा। जैसे बेसिक रिसर्च में आप जा सकते हैं, एग्जाम्पल स्टडिंग माई मेमोरी। अप्लाइड साइकोलॉजी में आप जा सकते हैं, जैसे थेरेपी, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। और साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत ही डाइवर्स फील्ड में भी काम करते हैं, लाइक क्लिनिकल सेटिंग, स्कूल, इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। So now that's it for the video. If you have any doubt you can comment in the comment box and I will, मैं इस जो ये जो पीडीएफ है पूरा, इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।